लीगल एंड इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट। स्ट्राइक कब लीगल होगी, कब इलीगल होगी, और लॉकआउट कब लीगल होगा और इलीगल होगा। ठीक है, पहले देखते हैं जनरल प्रोहिबिशंस। क्या क्या जनरल प्रोहिबिशंस है? देखिए, दो तरह की इंडस्ट्री होती हैं। एक तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आती हैं, ठीक है, जिन पे गवर्नमेंट की ज़्यादा कंट्रोल्स और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो ऐसे ही स्ट्राइक्स वगैरह पे बिना उसके नहीं जा सकते। और एक होती हैं जो नॉन PUS होती हैं, जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज नहीं होती। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि जो इंडस्ट्री पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज नहीं होती उनके बारे में क्या कहा गया है। उनके बारे में कहा गया है कि सेक्शन 23 में कहा है कि स्ट्राइक बाय वर्कमैन और लॉकआउट बाय एम्प्लॉयर कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट गिविंग नोटिस। जो PUS नहीं है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज नहीं है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मतलब जो एसेंशियल यूटिलिटी माने एसेंशियल सर्विसेज, इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो पब्लिक के लिए। ये हमने पहले वीडियो में कर चुके हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, उसमें आके आप देख सकते हैं कौन सी होती हैं। तो जो PUS नहीं है उनमें स्ट्राइक, वर्कमैन द्वारा स्ट्राइक हो या फिर एम्प्लॉयर द्वारा लॉकआउट हो, ये डिक्लेयर किया जा सकता है बिना नोटिस के। ठीक है, PUS में नोटिस देना पड़ता है, नॉन PUS जो होते हैं उनमें नोटिस नहीं देना पड़ता स्ट्राइक करने के लिए या फिर लॉकआउट करने के लिए। और नॉन PUS में क्या कहा है जो PUS नहीं है, कि नो स्ट्राइक और लॉकआउट, ओके, नो स्ट्राइक नो लॉकआउट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके ब्रीच में कोई क्या कहते हैं लॉकआउट या स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी कोई कंडीशंस का उल्लंघन नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की। या फिर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर बोर्ड और 7 days आफ्टर इट्स कंक्लूजन। ठीक है, या तो जब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग पेंडिंग हो किसी बोर्ड के सामने, या फिर वो प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई हो उसके 7 दिन तक कोई स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं होगी। या फिर पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर लेबर कोर्ट ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल, और 2 months आफ्टर कंक्लूजन। या फिर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग हो, क्या कहते हैं, लेबर कोर्ट ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल के, या फिर वो प्रोसीडिंग कंक्लूड हुए 2 महीने हो चुके हैं तब तक क्या कहते हैं कोई स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं होगी। या फिर पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर और 2 months आफ्टर कंक्लूजन। या फिर कोई भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो पेंडिंग हो आर्बिट्रेटर के पास, या फिर उसके प्रोसीडिंग को कंक्लूड हुए 2 महीने हो गए हों तब तक क्या कहते हैं इनकी पेंडेंसी के दौरान कोई स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं होगा। ठीक है, या फिर ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच ऑपरेशन ऑफ सेटलमेंट और अवार्ड इन मैटर्स कवर्ड बाय इट। या फिर जो भी उस दौरान क्या कहते हैं सेटल ये कोर्ट्स हों, कंसिलिएशन बोर्ड्स हों, आर्बिट्रेटर हों, इनके द्वारा कोई सेटलमेंट कराया गया है या फिर अवार्ड या डिसीजन के द्वारा दिया गया है, जब वो डिसीजन ऑपरेट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, उस दौरान भी क्या कहते हैं कोई भी स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं होगी। उस मैटर जो उसके अंडर, जो डिसीजन के अंडर और सेटलमेंट के अंदर जो मैटर हैं उनसे रिलेटेड कोई भी स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। ये तो होगा नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो हैं, जो पब्लिक के लिए बहुत एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनसे रिलेटेड इंडस्ट्री जो हैं उनमें जो है नोटिस देना पड़ता है स्ट्राइक के लिए। तो इसमें कैसे कैसे है, सेक्शन 22(1) में देखते हैं। नो स्ट्राइक, कोई स्ट्राइक नहीं हो सकती इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर और क्या कहते हैं वर्कमैन के बीच में, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ब्रीच में, उसके उल्लंघन करते हुए कोई स्ट्राइक नहीं हो सकती, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लंघन करते हुए। विदाउट गिविंग नोटिस टू एम्प्लॉयर विद इन 6 weeks बिफोर स्ट्राइकिंग, बिना एम्प्लॉयर को नोटिस दिए। ठीक है, स्ट्राइक से 6 हफ्ते पहले नोटिस देना है। विद इन 14 days ऑफ नोटिस, नोटिस के 14 days तक क्या कहते हैं कोई स्ट्राइक नहीं होगी। बिफोर डेट ऑफ स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन नोटिस, जो नोटिस में डेट दी रखी है उससे पहले नहीं होना। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर कंसिलिएशन ऑफिसर और 7 days आफ्टर कंक्लूजन। या फिर कोई स्ट्राइक नहीं हो सकती जब कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही हो, किसके समक्ष, कंसिलिएशन ऑफिसर के समक्ष, उसके पास कोई चल रही हो, उसकी पेंडेंसी हो, उस टाइम क्या कहते हैं कोई स्ट्राइक नहीं हो सकती। सेक्शन 22(2) कहता है कि इसी सिमिलर सर्कमस्टेंसेज में जो दे रखे हैं ऐसे में लॉकआउट भी नहीं हो सकता। तो ये PUS के लिए था, इसमें नोटिस ज़रूरी था। जो PUS नहीं होते उनमें नोटिस ज़रूरी नहीं है।
लेकिन अगर कब कब नोटिस ज़रूरी नहीं होगा, नो नोटिस नेसेसरी फॉर स्ट्राइक इफ़ लॉकआउट इन एग्जिस्टेंस, पहले से ही कोई लॉकआउट चल रहा है तो उस टाइम स्ट्राइक करनी हो तो कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं होगी। और नो नोटिस नेसेसरी फॉर लॉकआउट इफ़ स्ट्राइक इन एग्जिस्टेंस, कोई स्ट्राइक चल रही हो तो उस टाइम लॉकआउट करने के लिए भी कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, बिना नोटिस के ही कर सकते हैं। एम्प्लॉयर सेंड इंटीमेशन अबाउट स्ट्राइक और लॉकआउट टू अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑन द वेरी डेट इट इज़ डिक्लेयर्ड। ठीक है, अगर कोई स्ट्राइक या लॉकआउट है उसके बारे में इंटीमेशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर जो है उसको देनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है देने की। किसे? जिसको भी सरकार ने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बनाया है कि इस अथॉरिटी को क्या कहते हैं, इंटीमेशन देना है एम्प्लॉयर के द्वारा, जिस दिन भी स्ट्राइक या लॉकआउट डिक्लेयर हुई है उसी दिन। वर्कमैन सेंड नोटिस ऑन द वेरी डेट इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय सच नंबर ऑफ persons टू सच persons इन सच मैनर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब। वर्कमैन को किसको नोटिस देना? वर्कमैन को एक तो उसी दिन देना जिस दिन स्ट्राइक वगैरह डिक्लेयर हुई है, और कितने नंबर्स को देना है और किन पर्सन्स को देना, किस मैनर में देना है, एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये बता देगी, ये प्रेस्क्राइब मैनर बता देगी कैसे कैसे करना है उसको, या तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको प्रेस्क्राइब करती है किस फॉर्मेट में होना चाहिए। एम्प्लॉयर रिपोर्ट टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और ऑथराइज्ड पर्सन विद इन 5 days ऑफ रिसीविंग नोटिस। अब एम्प्लॉयर है, उसके पास नोटिस आया है वर्कमैन का कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे, ठीक है, तो उसके 5 दिन के अंदर यह रिपोर्ट करना है इस नोटिस के बारे में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जिसको भी अथॉराइज्ड पर्सन बनाया है उसको, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉयर को ये रिपोर्ट भेजनी है 5 दिन के अंदर जब उसको नोटिस मिला है एम्प्लॉयर को। अब देखते हैं किस किस सर्कमस्टेंसेज में स्ट्राइक लॉकआउट इलीगल हुए। तो हमने देखा कि इलीगल तब होंगे स्ट्राइक या लॉकआउट जब ये अगेंस्ट प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के प्रोविजंस और लॉज और रूल्स जो हैं उनके क्या कहते हैं अगेंस्ट जाते हैं, उनको उनसे कॉन्ट्ररी हैं, उन्हें वायलेट करते हैं। सेक्शन 24 कहता है इफ़ कमेंस्ड और डिक्लेयर्ड इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ सेक्शन 22-23, अगर शुरुआत किए गए हैं, कमेंस किया गया है, शुरुआत की गई है स्ट्राइक या लॉकआउट की, या फिर डिक्लेयर किया गया है स्ट्राइक या लॉकआउट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 22-23 हमने यही पढ़े थे पीयूएस और नॉन पीयूएस में कैसे कैसे होता है। ये 23 था नॉन पीयूएस के लिए और 22 था क्या कहते हैं आपका पीयूएस के लिए। इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस और रूल्स दे रखे हैं इनसे अगेंस्ट या इनके कॉन्ट्ररी क्या कहते हैं अगर डिक्लेयर या कमेंस की जाती है स्ट्राइक या लॉकआउट तो वो इलीगल होगी। या फिर कंटिन्यूज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 10(3) और अंडर सेक्शन 10(a)(4)(a), ठीक है। या फिर ये पहले ये देखते हैं ये 10(3) और 10(4)(a)(4)(a) हैं क्या। ऐसा होता है अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है तो अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सरकार ये सोचती है कि उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को क्या कहते हैं किसी बोर्ड के पास या फिर लेबर कोर्ट के पास या फिर ट्राइब्यूनल के पास या नेशनल ट्राइब्यूनल के पास इसको रेफ़र कर देना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको रेफ़र कर देती है यहाँ पे तो क्या कहते हैं फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकालेगी कि जो स्ट्राइक चल रही है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण या फिर लॉकआउट चल रहा है उसको प्रोहिबिट किया जाए, उसको कि वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, उसकी उसकी कंटिन्यूएंस को प्रोहिबिट किया जाए कि उसको जारी रखना अब क्या कहते हैं प्रतिबंधित है, वह जारी नहीं रखी जा सकती। तो ये होता है सेक्शन 10(3). ओके, तो अगर सरकार ने ऑर्डर दिया है कि उसको जारी नहीं रखा जा सकता, उसके कॉन्ट्रावेंशन में अगर फिर भी जारी रखते हैं कंटिन्यूज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, तो तब भी ये इलीगल होगी। तो ये हो गया कैसे कैसे इलीगल है स्ट्राइक या लॉकआउट किन सर्कमस्टेंसेज में। अब देखते हैं कब इलीगल नहीं होगी कब लीगल होगी। तो circumstances in which strike or lockout is not illegal when it is not in contravention of provisions of the act। ओके, जब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स के प्रोविजंस या लॉज या फिर रूल्स के कॉन्ट्रावेंशन में नहीं है, उनके खिलाफ नहीं है, उनका उल्लंघन नहीं करती, उन्हें वायलेट नहीं करती, और इट्स कंटिन्यूएंस इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 10(3) और 10(a)(4)(a। अगर जो हमने बताया था जो ऑर्डर देती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कि हाँ अब ये रेफ़र कर दिया गया है डिस्प्यूट जो है ट्राइब्यूनल कोर्ट, लॉ लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल ट्राइब्यूनल बोर्ड के पास रेफ़र कर दिया गया है, और अब क्या कहते हैं वो ऑर्डर निकालती है कि अब कोई भी क्या कहते हैं स्ट्राइक या लॉकआउट है उसको कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता, उस पर उसके कंटिन्यूएंस पे प्रोहिबिशन है, उसे जारी नहीं रखा जा सकता। तो क्या कहते हैं उसका अगर ऐसे
ऑर्डर में उसके क्या कहते हैं कंटिन्यूस प्रोहिबिटेड नहीं है, अगर ऐसे ऑर्डर में ये क्या कहते हैं वो स्ट्राइक या लॉकआउट जो है उस ऑर्डर में उसका प्रोहिबिशन नहीं है, उस ऑर्डर में उसका प्रोहिबिशन नहीं है, तो क्या कहते हैं वो भी लीगल होगी, क्योंकि इलीगल वही होगी जो उसका जिसका प्रोहिबिशन है उस ऑर्डर के अंदर। या फिर कोई स्ट्राइक या लॉकआउट डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलीगल स्ट्राइक, लॉकआउट और स्ट्राइक रेस्पेक्टिवली। मान लो कोई इलीगल लॉकआउट चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम अगर ये इलीगल लॉकआउट है, अगर उस टाइम क्या कहते हैं स्ट्राइक वर्कमैन द्वारा घोषित की जाती है तो क्या कहते हैं वो लीगल होगी। या फिर मान लो कोई इलीगल स्ट्राइक चल रही है वर्कमैन द्वारा, वर्कर्स द्वारा, तो उस टाइम एम्प्लॉयर द्वारा किया गया लॉकआउट भी लीगल होगा, ठीक है। तो ये सरकमस्टेंसेस थे जहाँ पे स्ट्राइक या लॉकआउट लीगल नहीं होंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और पेनल्टीज़ क्या हैं इलीगल स्ट्राइक और इलीगल लॉकआउट के, वो देखते हैं। पहला आता है इलीगल स्ट्राइक। अगर इलीगल स्ट्राइक की जाती है कैसे, एनी वर्कमैन कमेंस कंटिन्यूस और एक्ट्स इन फर्दरेंस, ओके। अगर कोई वर्कमैन कमेंस करता है, स्टार्ट करता है कोई इलीगल स्ट्राइक, या फिर उसे कंटिन्यू रखता है इलीगल स्ट्राइक को, या फिर उसके फर्दरेंस में एक्ट करता है, उसकी प्रोग्रेस में, उसे फॉरवर्ड ले जाने में, उसे आगे ले जाने में एक्ट करता है, तो उसकी सज़ा होगी जी, उसे जेल की सज़ा होगी, 1 महीने तक हो सकती है, फ़ाइन 50 रुपये तक हो सकता है, 50 रुपीज़ तक हो सकती है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। और एक क्या पेनल्टी है कि उसकी वेजेस क्या कहते हैं, ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर द स्ट्राइक पीरियड, स्ट्राइक का जो टाइम है उस टाइम तक के लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है, उसे क्या कहते हैं वेजेस नहीं दी जाएंगी उस टाइम तक जिस टाइम तक उसने इलीगल स्ट्राइक की। और उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है इलीगल स्ट्राइक करने के लिए। अब इलीगल लॉकआउट करता है अगर कोई एम्प्लॉयर, तो उसके लिए क्या है, एनी एम्प्लॉयर कमेंसेस कंटिन्यूस और एक्ट्स इन फर्दरेंस। अगर कोई एम्प्लॉयर स्टार्ट करता है इलीगल लॉकआउट, या फिर कोई इलीगल लॉकआउट को कंटिन्यू रखता है, या फिर इलीगल लॉकआउट के क्या कहते हैं फॉरवर्ड, उसको फॉरवर्ड ले जाने में, उसकी प्रोग्रेस में क्या कहते हैं काम करता है, तो उसके इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 महीने तक, फाइन उस पर क्या कहते हैं 1000 रुपीज़ तक हो सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ हो सकती हैं। अगर कोई और व्यक्ति इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट करता है तो क्या होगा, सेक्शन 27 कहता है एनी पर्सन वो इंस्टिगेट्स और इंसाइट्स, ओके, भड़काता है, उसे क्या है इंस्टिगेट करता है, और एक्ट्स इन फर्दरेंस उसकी प्रोग्रेस में काम करता है, तो उसको जेल की सज़ा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 महीने तक, उस पर फाइन लग सकता है 1000 रुपीज़ तक, या दोनों ही, ठीक है। और सेक्शन 28 कहता है कि अगर कोई पर्सन फाइनेंस करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, या पैसे देता है किसी इलीगल स्ट्राइक को के लिए, या फिर किसी इलीगल लॉकआउट के लिए, तो उसको सज़ा हो सकती है 6 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट, फाइन अप टू 1000, 1000 तक का क्या कहते हैं फाइन लग सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो इलीगल स्ट्राइक और इलीगल लॉकडाउन लॉकआउट के लिए देखे हमने क्या क्या, एक बार जल्दी देखते हैं। जनरल प्रोहिबिशंस क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, एक होता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में कैसे कैसे, इसमें क्या कहते हैं नोटिस देना पड़ता है स्ट्राइक लॉकआउट के लिए, इसमें क्या कहते हैं ये जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज नहीं है उनमें उसके लिए नोटिस की ज़रूरत नहीं है स्ट्राइक या लॉकआउट के लिए, सॉरी। सेक्शन 23 क्या कहता है, स्ट्राइक बाय वर्कमैन और लॉकआउट बाय एम्प्लॉयर कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट गिविंग नोटिस, इन नॉन पीओएस के लिए है, ठीक है। लेकिन कोई भी स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं हो सकती क्या कहते हैं इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एम्प्लॉयर और क्या कहते हैं वर्कमैन के बीच में, किस दौरान नहीं हो सकती, जब क्या कहते हैं कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग हो, या फिर लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल कोर्ट, या नेशनल ट्राइब्यूनल के क्या कहते हैं कोर्ट की क्या कहते हैं इनकी प्रोसीडिंग पेंडिंग हो, या फिर आर्बिट्रेटर के पास आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पेंडिंग हो, इस इन पेंडेंसी के दौरान भी क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई लॉकआउट या स्ट्राइक नहीं हो सकती। या फिर अगर कोई इनके द्वारा कोई सेटलमेंट किया गया है, या फिर अवार्ड या डिसीजन दिया गया है, तब जब वो अवार्ड या डिसीजन ऑपरेशन में हो, तो उस मैटर से रिलेटेड कोई स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं हो सकता। ये तो था नॉन पीयूएस जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस नहीं थे। अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में क्या होगा, क्या कहते हैं इसमें नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 22(1) क्या कहता है, नो स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया जाता है तब क्या कहते हैं कोई स्ट्राइक नहीं हो सकती अनलेस विदाउट गिविंग नोटिस, बिना नोटिस दिए हुए, टू एम्प्लॉयर विद इन 6 वीक्स बिफोर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक से 6 हफ्ते पहले देना होगा। और क्या कहते हैं 14 दिन तक नोटिस के नहीं कर सकते, और बिफोर डे ऑफ स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन नोटिस, जो नोटिस में जो डेट दी है उससे पहले नहीं कर सकते। और या फिर क्या कहते हैं कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग पेंडिंग हो, ठीक है, तब नहीं कर सकते। और सेक्शन 22
टू कह सकता है, क्या कहते हैं कि ऐसे ही जैसे स्ट्राइक नहीं कर सकते, ऐसे ही लॉकआउट भी इन्हीं सिमिलर सर्कमस्टेंसेज में नहीं कर सकते। ये हो गया पीयूएस के लिए। कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं होती, कब नहीं होती? अगर लॉकआउट एग्जिस्टेंस में है तो स्ट्राइक के लिए नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, अगर स्ट्राइक एग्जिस्टेंस में है तो लॉकआउट के लिए नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयर जो है उसको इंटीमेशन देना होगा, इन्फॉर्मेशन देनी होगी स्ट्राइक या लॉकआउट के बारे में। किसको? जो भी अथॉरिटी स्पेसिफाइड की गई है सरकार द्वारा, उसको देनी होगी। और किस दिन देनी होगी? ऑन द वेरी डेट इट इज़ डिक्लेयर, जिस दिन डिक्लेयर की गई है। वर्कमैन सेंड नोटिस ऑन द वेरी डेट इट इज़ डिक्लेयर, जिस दिन भी डिक्लेयर की हुई है, क्या कहते हैं, वर्कमैन स्ट्राइक वगैरह डिक्लेयर करेंगे उस दिन नोटिस देंगे। ये कितने नंबर द्वारा की जानी चाहिए, किस पर्सन को करना है, किस मैनर में करना है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर देगी, बता देगी। एम्प्लॉयर रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और ऑथराइज्ड पर्सन विद इन 5 days ऑफ रिसीविंग नोटिस। अगर एम्प्लॉयर को कोई नोटिस मिलता है स्ट्राइक वगैरह का कि हम भाई स्ट्राइक करने वाले हैं वर्कमैन द्वारा, तो उसके 5 दिन के अंदर अंदर वह अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सरकार को, या फिर क्या कहते हैं ऑथराइज्ड पर्सन, सरकार द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन जो है उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए कि हाँ मुझे ऐसा नोटिस मिला है, जिससे कि सरकार अपनी तरफ से कंसिलिएशन ऑफिसर वगैरह इन सबको वो अपॉइंट कर दे, जिससे कि डिस्प्यूट हो ही ना, उसको सॉल्व कर दिया जाए। किन के सर्कमस्टेंसेज में स्ट्राइक या लॉकआउट इलीगल है? कि अगर वो पहला है कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, लॉज हैं, रूल्स हैं, उनके अगेंस्ट जाता है, उनको वायलेट करता है। और सेक्शन 24 में कहा गया है, अगर क्या कहते हैं स्ट्राइक या लॉकआउट जो है अगर वो कमेंस की गई है, शुरुआत की गई है, या फिर वो डिक्लेयर किया गया है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 22, 23, 22 और 23 वो थे आपके पीयूएस वाले। पीयूएस नॉन पीयूएस में कैसे स्ट्राइक और लॉकआउट कर सकते हैं अगर उनके कॉन्ट्रावेंशन में हो रही है, उनके अगेंस्ट क्या कहते हैं, उन रूल्स के अगेंस्ट क्या कहते हैं कोई स्ट्राइक या लॉकआउट हो रहा, तो वो इलीगल है। या फिर इट इज़ इन कंटिन्यूंस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 10(3) और 10(a)(4)(a). हमने देखा था 10(3), 10(a)(4)(a) क्या था? अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सोचती है, अगर इसके ओपिनियन में ये है कि अगर उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को क्या कहते हैं किसी बोर्ड या फिर लेबर कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल ट्राइब्यूनल के पास रेफ़र कर देना चाहिए। तो जैसे ही वो रेफ़र कर देगी उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी कि अब उस स्ट्राइक या लॉकआउट को कंटिन्यू रखना प्रोहिबिटेड है, उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते, तो ये ऑर्डर पास करेगी। ठीक है, अगर फिर भी क्या कहते हैं कोई स्ट्राइक या लॉकआउट को कंटिन्यू रखता है तो वह इलीगल होगी। किन किन सर्कमस्टेंसेज में स्ट्राइक और लॉकआउट इलीगल नहीं है? लीगल है जब वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंशन में नहीं है, वायलेशन में नहीं है। या फिर वो 10(3) या 10(a)(4)(a) जो था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते, अगर उसमें उस स्ट्राइक और लॉकआउट के बारे में नहीं कहा गया, उसे प्रोहिबिट नहीं किया गया, तब उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। या फिर स्ट्राइक या लॉकआउट अगर कोई इलीगल स्ट्राइक पहले से चल रही है, तो अगर कोई इलीगल लॉकआउट पहले से चल रहा है तो स्ट्राइक क्या कहते हैं लीगल है, वो डिक्लेयर की जा सकती है। अगर कोई स्ट्राइक अगर कोई इलीगल स्ट्राइक पहले से ही क्या कहते हैं चल रही है, तो उसके खिलाफ क्या कहते हैं उसके अगेंस्ट क्या कहते हैं लॉकआउट डिक्लेयर किया जा सकता है, वह लीगल है। अब कॉन्सिक्वेंसेस और पेनल्टीज़ क्या क्या हैं इलीगल स्ट्राइक और इलीगल लॉकआउट करने की, क्या क्या पेनल्टीज़ और वो लग सकते हैं? अगर इलीगल स्ट्राइक करते हैं कोई वर्कमैन, एनी वर्कमैन कमेंस स्टार्ट करता है, कंटिन्यू रखता है, या फिर एक्ट इन फर्दरेंस उसकी प्रोग्रेस में काम करता है, तो उसे 1 महीने की सज़ा हो सकती है, 50 रुपये तक का फाइन, या दोनों हो सकते हैं। और उसकी वेजेस जो हैं स्ट्राइक पीरियड तक वो एंटाइटल नहीं है, उसे नहीं मिलेंगी, या फिर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर कोई एम्प्लॉयर इलीगल लॉकआउट करता है, तो एम्प्लॉयर जो है अगर कमेंस करता है, कंटिन्यू करता है इलीगल लॉकआउट, या फिर एक्ट्स इन फर्दरेंस, या फिर उसकी प्रोग्रेस में काम करता है, तो उसे अप टू 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है, 1000 तक का फाइन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब कोई और पर्सन जो है इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट जो है सेक्शन 27 में दिया है, अगर कोई और पर्सन इंस्टिगेट करता है, इंसाइट करता है, भड़काता है, एक्ट्स इन फर्दरेंस उसके फर्दरेंस में काम करता है, तो उसे 6 महीने तक की सज़ा, जेल की सज़ा हो सकती है, फाइन 1000 तक का हो सकता है, और या फिर दोनों। सेक्शन 28 में कहा है कि फाइनेंस, अगर कोई आदमी फाइनेंस या फिर मनी सपोर्ट दे रहा है, फाइनेंस कर रहा है अगर इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट को, तो उसे 6 महीने तक की सज़ा और 1000 तक का फाइन, या फिर दोनों हो सकते हैं। ये हो गया आपका इलीगल एंड लीगल स्ट्राइक और लॉकआउट। ओके, रिवीजन के लिए आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे क्लोजर। क्लोजर क्या होता है?